हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे। जी हाँ, हिंदी साहित्य की सेकंड जो द्वितीय पुस्तक है मंदाकिनी, मंदाकिनी का आज दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरे चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक जो बचा था अपना संस्कृति, वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने दो चीज क्लियर कर ली थी, भूमि और जन। अब तीसरा जो राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है वो होता है संस्कृति। तो ये पढ़ते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप लोग फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर करने के लिए बोले। और सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन और है कि जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो उस दौरान बातचीत करते हैं, ये सब होता है ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको मैं छोटा बना रहा हूँ। आप सभी के मैं लाइव में आज जवाब नहीं दूंगा। आप सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार का आपको जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, आप सभी को वेरी गुड नून और एक साथ कर देता हूं ताकि बाद में आप किसी को भी दिक्कत ना हो। आप सभी ध्यान दें, क्योंकि आज के कमेंट जब देखते हैं, चेक करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ पाठ पढ़े, पाठ पढ़ने पे ही ध्यान दें। पूरा पाठ आज कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। आप लोग अपने जैसा आपने पढ़ा है पाठ, उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। आप सही जवाब देते रहें, लेकिन मैं आज किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा। ये भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि सिर्फ अपने को अब पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इसकी व्याख्या, तो भैया इसकी व्याख्या आती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मंदाकिनी बुक में से जो चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन ही आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन और लघुत्तरात्मक, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम में तो व्याख्या तो आएगी नहीं इसकी, है ना। आपके सिलेबस में दे नहीं रखी है, मैंने चेक किया है सिलेबस, तो उसमें सिर्फ मंदाकिनी जो सेकंड बुक है उसका निबंधात्मक 1 प्रश्न आएगा विकल्प सहित 4 नंबर का, और 4 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दे रखे हैं। 4 गुना 3 मतलब 12 अंक के, टोटल 16 अंक की ये पुस्तक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान रखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। संस्कृति, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मतलब धड़ जो होती है, एक तरीके से उस तरीके से इंसान जैसे होता है ना, वैसा ही बिना संस्कृति के जन माना गया है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति इंसान का एक तरीके से ये कह सकते हैं, हाँ, मस्तिष्क भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि धड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो संस्कृति होता है। क्योंकि ये के अपना ये कह सकते हैं एक शीशा होता है जिसमें हम कैसे हैं, किस प्रकार से हमारा कैसा रहन सहन है, वो सब सामने वाले को दिखाई दे जाता है, हमारी संस्कृति का पता चल जाता है। उस इसी हिसाब से वो, है ना, एक दूसरे का हमें पता लगता है कि कौन कैसा है। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र लोप समझना चाहिए। यानी भूमि और जन जो है ना, अगर इनको अपनी संस्कृति से हम हटा देते हैं ना, तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि वही तो एक पहचान होती है ना, हम इंडियन है, हम भारतीय है, तो हमारी एक पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है कि नहीं। तो जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। यानी जीवन रूपी जो वृक्ष जो है ना, उसका जो पुष्प खिलता है ना, हाँ, वही तो मेन होती है चीजें, है ना। तो वो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ध्यान रखना, ज्ञान और कर्म दोनों के मिलन से जो प्रकाश जो पैदा होता है ना, हाँ, वो जो संज्ञा जिसको नाम देते हैं ना, वो संस्कृति है।
भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जनमानस की जो अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। सबसे जरूरी है ना, पारस्परिक मेलजोल भी होना बहुत जरूरी होता है। तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। बिल्कुल सही समय बात बताई गई। जैसे जंगल में जिस तरीके से सभी पेड़ पौधे, मूल लताएं जो होती है वो एक साथ रहती है, मिलजुल के रहती है सब, है ना, कोई विरोध भाव नहीं होता उनमें। ऐसे ही हमें अपने राष्ट्र के अंदर अनेक संस्कृतियों के मेलजोल से हम एक रहते हैं। समझ गए ना। तो जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी नदियां अलग अलग आती है लेकिन समुद्र के अंदर क्या हो जाती है, वो सभी एक हो जाती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। मतलब जो है ना, साफ बात यही है कि जब मिलजुल के रहते हैं, एक अनेकता में एकता, है ना, ये आया ना वाक्य आता है ना, अनेकता में एकता, वो ही हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है ना। देखने को तो सभी अलग अलग है एक, लेकिन जो अंतरात्मा जो होती है ना वो सबकी एक है। वी आर ऑल इंडियन, समझ गए ना, हम सब भारतीय हैं क्योंकि दिल में इंडिया बसता है अपने, है ना। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यानी अनेक लोगों के मेलन से जो राष्ट्र बनता है वो ही सबसे अच्छा माना जाता है। समझ गए इस चीज को, समझ में आ रहा है ना सबके। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग हाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ आपके, बस मैं कमेंट देख लेता हूँ कि किसने क्या कहा है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर गुड नून गुड आफ्टरनून नहीं है, ना ही किसी से वो रामा श्यामा बोलते हैं ना अपनी वो कर रहा हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि पाठ को, आज का चैप्टर छोटा सा है तो एक छोटा सा ही वीडियो आज का है, तो आप सभी इसको एकदम से एकाग्रचित्त होके पढ़िएगा, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। बातचीत लग जाते हैं ना तो वो वीडियो भी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। तो आप देखिए क्लास में कैसा आपको आनंद आता है। किसी प्रकार की जब आप कमेंट करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा आपके, लेकिन मैं देखूंगा हाँ कि किसने क्या कहा है। समझ गए। मेन बात क्या है, आपको ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे नॉर्मल कमेंट में बताओगे, लाइव चैट में नहीं पूछोगे, ठीक है। चलिए फिर अगला आगे देख लेते हैं। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है ना। बात बहुत जोरदार बताई है ना। हमारे जो लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, उनमें पता चलता है हमें संस्कृति का। जब अपने गाने जो होते ना जिसको हम लोकगीत बोलते हैं वो सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आज के और उस सिस्टम में, मतलब आज के और उस टाइम के जो लोकगीत है उसको सुनते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। लेकिन संस्कृति धीरे धीरे बदल गई, धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। फिर भी भारत एकमात्र ऐसा देश है, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो आज भी अपनी संस्कृति पे कायम है ना। पढ़ते हो ना आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है, यानी उन सभी चीजों को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने राष्ट्र की संस्कृति को याद रखना है, अपने राष्ट्र की इस संस्कृति को सहज कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन सके, हमारे देश की पहचान बता सके। अगल आगे लेखक ने लिखा है कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। समझ गए ना, जब हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं और साहित्य, कला, संस्कृति, है ना, धर्म विज्ञान, चरित्र, मतलब सभी चीजें, है ना, अब हम याद करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब इसकी पहचान किससे हुई, है ना, तुलसीदास जी का जब रामचरितमानस आया ना, तब जनमानस के पटल पर ये बात छाई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो थे ना, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ में ये जो बातें बताई गई थी ना, वो एक मर्यादा वाली बातें आई थी कि इंसान को ऐसे रहना चाहिए। समझते हो ना इस बात को? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साहित्य कला के क्षेत्र में जो एक अलग पहचान जो आई थी ना, वो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, यानी यही राष्ट्र की उन्नति का एक तरीके का प्रकार है, आगे बढ़ने का एक स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, यानी हमारा जो अतीत है ना, वो अभी देखे तो उस पे हमें गर्व होना चाहिए, किसी तरीके का भार नहीं है ना। समझ के भार रूप क्या होता है, समझते हो ना? हाँ, वेरी गुड। वही क्या बोला कि जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, और हमारा जो भूत है मतलब अतीत जो है, वो इस तरीके का है कि वर्तमान को भी जकड़ के नहीं रखना चाहता है ना, वरना अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। हमें बार बार याद दिलाई जाती है कि हम उस राष्ट्र के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती आती है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसे गाने हैं, जो फिल्मी गाने भी है, बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लोक गाने भी है, फिल्में भी बहुत सारी आई है जो हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तभी लेखक ने क्या कहा है कि जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरना अपने वरदान से उसे पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ऐसा हमारा भारत होना चाहिए, ऐसा हमारा राष्ट्र होना चाहिए जिसका हम स्वागत करते हैं। समझ में आ गया टॉपिक? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक जो कल से चल रहा था, आज हमने इसको पूरा कर दिया है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं आज के इस टॉपिक के जो मुख्य जो क्वेश्चन, जो अभ्यास प्रश्न है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग सभी से मेरी एक गुजारिश है, आपकी स्क्रीन पे अभ्यास प्रश्न आए हुए हैं, मैं जैसे क्वेश्चन बोलता हूं उसी के हिसाब से आप उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? पहले कोई नहीं बताएगा, फिर मुझे बीच में टोकना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं ऐसे कहूं। तो आप सभी, हाँ, अनुशासन से आज पूरा काम करना है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? पृथ्वी, संस्कृति, जन या राष्ट्र? वेरी गुड। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, फटाफट आप लोगों के जवाब आने चाहिए। यानी सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? तो सबसे पहले नाम आया था, वेरी गुड वेरी गुड, वाह भाई वाह, क्या जवाब, भू, पृथ्वी, है ना। तो सभी विचारधाराओं की जननी तो पृथ्वी है, ये तो मानना पड़ेगा। आया था ना, सबसे पहले आ गया था ये ना। इसमें राष्ट्र का पहला तत्व जो बताया गया था ना, वो ही है भूमि वस्तुतः समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये लाइन आई थी ना बुक में, तो यही आंसर सही है। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जन का मस्तिष्क है नदी, पर्वत, राष्ट्र, संस्कृति?
वेरी गुड, क्या बात है भाई। देखो अभी टॉपिक पढ़ा है और अभी का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको गलत थोड़ी करेंगे। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहें, आपके जवाब बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ, जन का मस्तिष्क जो होता है ना, जो माथा जो होता है, जो चेहरा जो होता है, एक तरीके से वो संस्कृति ही होती है। बिल्कुल सही जवाब है, दूसरे में डी आंसर यानी दे सही है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोकगीतों व लोक कथाओं में, प्राकृतिक सौंदर्य में, जनमानस में, धर्म व विज्ञान में। वाह भाई वाह, क्या बात है। देखो ये तो दो लास्ट के जो क्वेश्चन आए ना, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसी के आगे है ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि संस्कृति का जो अमिट भंडार है ना, जो बहुत विशाल भंडार भरा हुआ है, जो कभी नहीं मिटने वाला है, वो लोक गीतों और लोक कथाओं में ही भरा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आप सभी के जवाब में देख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, आज नाम लेना अलाउड नहीं कर रखा है हमने। तो आप लोग जो जिस तरीके से जो जवाब देते हो ना, वो आपकी तैयारी, वो आपकी लाइन टू लाइन पढ़ने की जो एक कला जो है ना आपके अंदर, एक इच्छा कह सकते हो, एक इच्छा शक्ति है कि हम लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं, और लाइन टू लाइन जो पढ़ेगा ना उसको ही सही चीजें समझ में आती है। मुझे नहीं लगता कि इस पाठ में कोई दिक्कत हुई है किसी विद्यार्थी को। चलिए अगले जो अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करा देता हूं। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। आप लोग भी टाइप करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है, इस वीडियो को हमने छोटा किया है, तो मैं फटाफट मैं आप लोगों को, हाँ आप लोग टाइप करिएगा, कोई बात नहीं, आपको जैसा आता है आप वैसा बताइए, जो सही है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। यही रूटीन रखना है अगले क्वेश्चन का। तो पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? देखो पृथ्वी के गर्भ में, लाइन आई है ना ऐसा कि पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य कोष यानी रतन खनिज आदि के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। आई थी ये लाइन, अगर आपने पाठ को लाइन टू लाइन पढ़ा है ना तो उसको याद है। वेरी गुड। आज नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी स्टूडेंट का, तो आप लोग हाँ थोड़ा सा अनुशासन में रहकर, धैर्य के साथ रहकर, हाँ स्पोर्ट आप सभी मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि एक का ही नाम लेने से क्या होता है, बात लग जाते हैं तो वीडियो लंबा खींच चला जाता है, पता ही नहीं चलता कई बार तो, है ना वो। लेकिन कभी कभी क्लास को ऐसे भी लेना बहुत जरूरी है जिससे एक समन्वय बना रहे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य किसे माना गया है? वेरी गुड, आप लोग जवाब फटाफट लिख दीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ जो आया है बुक में। क्या आया था कि पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को, आया था ना एक, पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद, आया था ना ऐसा, कर्तव्य माना गया है। यानी पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को, यानी समस्त पृथ्वी के अध्ययन को, समझ गए ना लगभग। चलिए अगला देख लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जवाब देते रहे, मैं आपके सबके जवाब पढ़ूंगा, लेकिन आपको ये नहीं बोलूंगा, हाँ आपको बोल दिया है पहले भी मैंने। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देगा? वाह भाई वाह, फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा, जिसको आता है वो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ कुछ स्टूडेंट गुड नून कह रहे हैं बीच बीच में जो ज्वाइन करते हैं, उन सभी को मैं आखिर में बता देना चाहता हूँ, आज मैंने पहले ही बोला था कि आज किसी का जवाब नहीं दूंगा किसी के। हाँ तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करनी होगी, तो सबको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, आपस में सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। एक एक को मैं पर्सनली अब नहीं बोलूंगा, आज के दिन की बात करो, आज के वीडियो में, ठीक है। कल से अपन देखेंगे, क्योंकि आज डेटा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वीडियो छोटा करना पड़ रहा है, समझ गए ना आप लोग। वेरी गुड, हाँ इंटेलिजेंट हो, समझ जाते हो कि हाँ क्यों डेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपकी भी और मेरी भी। चलिए अगला देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देगा? तो आंसर क्या है कि जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करना, आंसर तो यही आ गया। तो क्या बोलेंगे कि जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग के का ज्ञान प्राप्त करेंगे
तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला दिखाई देगा। देखो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। 12 अंक के 4 दिया 12, और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 16 अंक की ये पुस्तक है, ये ध्यान रखना। वो निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा, तो वो आप लोग पढ़ देना। मैं आपको अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। हाँ, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? एक राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, अभी पढ़ा था आपने, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, वेरी गुड। तो उसमें एक लाइन में ही बता देते हैं। हाँ शाबाश, आप लोग फटाफट टाइप किया करो, फास्ट स्पीड से पढ़ना शुरू करो। अब तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही, अभी तो पढ़ा था हम ना, है ना, कि संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये इसका सही जवाब है। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे, कोई बात नहीं। आप हाँ पहले दो या बाद में जो आपके जवाब आ जाने चाहिए, क्योंकि ये हमें साथ साथ में चलना है, टाइप करके चलाना है, लिखना है, ताकि आपकी जो रूटीन है वो बना रहे, ठीक है। चलिए अब लघुतरात्मक क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघ हमारे अध्ययन की परिधि में क्यों आने चाहिए? आया था, ये मैंने थोड़ा सा बताया भी था ना, मानसून वर्षार ऐसा कुछ बोला था, याद है? वेरी गुड। अगर देखो भाई लाइन टू लाइन पढ़ा है, पूरा वीडियो सही तरीके से जिस स्टूडेंट ने अध्ययन किया ना, पूरा पढ़ा है आराम से, उसको तो सब चीजें याद रहती है। 2 मिनट चला लिया बंद कर दिया, 5 मिनट चला लिया बंद कर दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होता है जब पूरी क्लास हम लोग लेते हैं, तब हमें हर चीज का पता होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मेघ अर्थात बादल। बादलों के बरसने से ही पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, प्रकृति अपने सौंदर्य को प्राप्त करती है, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की वनस्पति विकसित होती है, वर्षा का यह जल विभिन्न रूप से सहायक सिद्ध होता है। अतः निर्माण और विकास की प्रक्रिया को जानना हमारे लिए आवश्यक है। जब हम मेघों का अध्ययन करेंगे, तब ही हम इनकी निर्माण प्रक्रिया और पृथ्वी के लिए उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा। समझ गए ना? यही तो क्वेश्चन आया कि मेघ हमारे लिए अध्ययन की परिधि में क्यों आनी चाहिए। तो बताना है कि भी बादलों के बरसने से ऐसा होता है। आई है ये लाइनें किताब के अंदर है, पुस्तक के अंदर है, लेकिन भैया लाइन टू लाइन पढ़ा है ना, उसको दिमाग में रहती है। ये चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है हमें इस पुस्तक का, क्योंकि इसमें व्याख्या तो आएगी नहीं, क्वेश्चन ही आएंगे, तो हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? चलिए अगला देख लेते हैं। हमारी राष्ट्रीयता बलवती कैसे हो सकेगी? वेरी गुड, आप लोग टाइप करिएगा, आप लोगों को जैसा जवाब आता है वैसा आप टाइप कर दीजिएगा। सही आंसर मैं बता देता हूं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास करे, क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती है, वह आधार विहीन होती है, उसका अस्तित्व कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के विषय में हम जितने अधिक सचेत रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकती है। ये इसका जवाब है। आराम से सुन लेना, थोड़ा थोड़ा करके सुन लेना, सही आंसर यही है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार किससे व क्यों है? आया था ना, वरदानों में भाग पाने का अधिकार आया, अभी लाइन पढ़ी आया था ना। चलिए देख लेते हैं, आप लोग भी बताते रहना साथ साथ में, क्योंकि मैंने बोल दिया कि है ना, लाइन टू लाइन क्या होता है, एक एक लाइन अध्ययन करना ना, पंक्ति दर पंक्ति ऐसा बोलते हैं क्या उसको हिंदी में। तो उसमें क्या बोला था कि जो मनुष्य यानी कि जन पृथ्वी को अपनी माता मानकर उसका सत्कार करते हैं, उन्हें ही उसकी संपत्ति अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित कोष को पाने का अधिकार होता है। वही जन पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूं। इस भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके व्यक्ति अपने राष्ट्र एवं देश के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। तभी वो क्या होता है,
पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी होता है। समझ गए ना इस बात को? ये इसका आंसर है, यानी किससे और क्यों पूछा गया ना, तब ये बताया गया है। अगला आखिरी क्वेश्चन है लघुतरात्मक का, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है? अभी हमने पढ़ा है ये, तो इसी वीडियो में है ये, है ना। आप लोग जवाब देते रहे, आपके जवाब जैसे भी हो, लेकिन आपको समझने को बहुत कुछ मिल रहा है। आप अपने विचार जरूर व्यक्त किया करो, क्योंकि ये हिंदी साहित्य है। साहित्य के अंदर क्या होता है, सभी को मिलजुल के विचार व्यक्त करने चाहिए, इसी से तो हम सीखेंगे, है ना। तो हमारी कला है वो विकसित होगी इससे। चलिए मैं बता देता हूँ, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है। कोई वृक्ष कितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उस पर फूल नहीं आते हैं तो वह आदर और सम्मान का उतना अधिकारी नहीं होता है जितना फूलों वाला वृक्ष। समझते हो ना इस बात को? तो जिस प्रकार किसी वृक्ष का सौंदर्य उसके फूलों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में है, उसकी संस्कृति में ही निवास करता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जीवन के विटप अथवा राष्ट्र रूपी वृक्ष का पुष्प उसकी संस्कृति ही है। अगर आप इतना लिख देते हो तो फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। और इसी के साथ आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। आज का जो अपना जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। ये सॉरी, लघुतरात्मक क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। निबंधात्मक 3 क्वेश्चन जो है, जो आपके इस चैप्टर में है, वो आप लोग खुद अध्ययन करना। जब आप पूरा पाठ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? हाँ, ये आप लोग कर लोगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड, कर लेना आप लोग सभी स्टूडेंट, क्योंकि कुछ तो आपको भी पढ़ना चाहिए ना। तो आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे लाइव कमेंट में बताएं, चैट में बताएं। उसके बाद नॉर्मल कमेंट में भी आप लोग जरूर बताया करो। तो आज के इस चैप्टर मतलब 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे कल टेस्ट होगा या नहीं होगा इसका मैं अभी डिस्कस करके हम लोग बता देंगे। वैसे पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन तो है ही नहीं पहले में ना, और दूसरा हमने ये पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे। 3 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला जो चैप्टर जो है ना, निर्वासित पाठ 3 जो है ना, सूर्यबाला द्वारा रचित, है ना, तो वो हम पढ़ेंगे कल। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपका एक टेस्ट रख दूंगा, ताकि आपको कुछ पढ़ने को भी मिल जाए और थोड़ा थोड़ा वक्त भी मिल रहा है ना आप लोगों को। तो आप लोग पढ़ते रहे, लगातार जुड़े रहे और ध्यान रखें, जब तक आप पूरी क्लास नहीं लेते हो तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी की पूरी क्लास लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास को मैं बस अभी यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। मिलते हैं शाम को 4 बजे एक नए टेस्ट के साथ। बाय।